जिस तरह से ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में लगातार जंग चल रही है, तो उन सभी पहलुओं के बीच में अब लगातार जो डिप्लोमेटिक फैक्टर हैं वो भी सामने आने लगे हैं। क्योंकि अमेरिका का ये दावा है कि उसने पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को 15 पॉइंट दिए हैं, जिसके तहत अगर ईरान ये 15 के 15 पॉइंट्स को मानेगा तो उसका भी फायदा होगा और ये जंग रुक जाएगी। बदले में यह भी माना जा रहा है कि ईरान ने भी अमेरिका को अपनी कुछ शर्तें बताई हैं। अब ऐसे में इन शर्तों का क्या होगा? क्या अमेरिका की जो बातचीत है या अमेरिका के जो दावे हैं या अमेरिका जिन चीज़ों के ऊपर कड़ाई से अपना रुख अपनाए, क्या उसे ईरान मानेगा? और इस जंग का क्या आने वाले दिनों में समीकरण निकलता है? हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए दीपक वोरा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज़ में आपका। धन्यवाद। जब आप आते हैं मेरे पास बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बात। सर, एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह से आप ये जंग देख रहे हैं, अमेरिका ने कल 15 पॉइंट्स ऐसे बताए, एक पूरा उन्होंने 15 पॉइंट रेजोल्यूशन उन्होंने ईरान के पास दिया वाया पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने उन 15 पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो 11 वो पॉइंट्स हैं जो अमेरिका की शर्तें हैं और 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप ये 11 शर्तें मान लेंगे तो आपका ये फ़ायदा होगा। क्या ईरान उन 15 पॉइंट्स को आपके मुताबिक मानेगा? क्योंकि वो 15 पॉइंट्स क्या हैं, अगर हम लोग ब्रीफली अंदर बता दें, उसके अंदर न्यूक्लियर है, उसके अंदर ये भी है कि जो आपकी लॉन्ग रेंज मिसाइल है आप उसे रोकेंगे, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है उनके ऊपर आप बातचीत करेंगे, खाली डिफेंसिव यूज़ करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ये मतलब सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका सीधा जवाब दे देता हूँ कि इजराइल और अमेरिका एक तरफ थे। उन्होंने हमला क्यों किया था ईरान पर? ओमान के विदेश मंत्री, जिनको मैं जानता हूँ, बड़ा सोबर आदमी है, वो कह रहा था कि बस 15 मिनट में समझौता होने वाला है, लेकिन इन्होंने ठोकना शुरू कर दिया ईरान को। क्यों? इजराइल कहता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ईरान बार बार कहता है कि इजरायलियों को जीने का अधिकार नहीं है। अगर सरकार, वहाँ की एक सरकार, अहमदीनेजाद होते थे, अहमदीनेजाद वहाँ के राष्ट्रपति ईरान के, सूडान आए थे जब मैं आपका राजदूत था, तो एक डिनर पे पब्लिकली बोले कि मेरा लक्ष्य ये है कि यहूदियों को मैं मिटा दूंगा। और अली खमेनी भी, इन्होंने यही चीज़ कही थी। स्पेन के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, होजे मारिया अथनार, मैं जानता था उनको। उन्होंने अपनी पुस्तक में यही लिखा है कि जब मैं मिलने गया अली खमेनी से, तो मैंने कहा, सर आप सवेरे पहला विचार आपके दिमाग में क्या आता है? कहता मेरा पहला विचार आता है इजराइल को किस तरह से भस्म कर दूं। तो अगर ये आपके विचार हैं तो मैंने फॉरगेट अबाउट इट। इजराइल कभी भी आपको कामयाब होने नहीं देगा। बेसिक बॉटम लाइन, आप जितने मर्जी प्रपोजल भेजते रहिए, जितने मर्जी देशों को इन्वॉल्व करिए, कुछ नहीं होने वाला। सेकेंड, आपकी मिसाइल्स ने जो मारा है इजराइल को, जो नुकसान वहाँ पर पहुँचाया है, भयंकर है। वो आपकी मिसाइल्स भी नहीं कभी स्वीकार करेंगे। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने शुरू में एक कंडीशन रखी थी कि रेजीम चेंज नहीं, मैं उसको कहूँगा, मैं रेजीम मैनेजमेंट कहूँगा। रहेंगे मुल्ला, लेकिन कौन से मुल्ला आएंगे ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तय करूंगा। अब जो उसने 15 पॉइंट बना दिए, 3 से लेके 15 पहुंच गए हैं, ईरान ने इतने किए हैं, और वो जो बेवकूफ़ मुल्ला है, खेती मार्शल जो जिहादिस्तान का, उसके थ्रू भेजा है, रबिश, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसके थ्रू भेजने की। अगर वो किसी से बात करना चाहता है, ईरान का राजदूत बैठा हुआ है न्यूयॉर्क में, अमेरिका का राजदूत है, वहाँ बात करेगा। इसके थ्रू बात करने की क्या ज़रूरत है? ये सब मैंने देखी है अमेरिका और पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कुछ भी नहीं है, जिहादिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। लोग कहते हैं कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए हो वहाँ रेजीम मैनेजमेंट के लिए, तो जिहादिस्तान तो तैयार है। वो तो शुरू से तैयार, तो शुरू से कहता है कि मुझे पैसे दो और मेरी जानें ले लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मेरे 1 लाख सिपाही कल मर जाएंगे, परसों हम 5 लाख और पैदा कर देंगे। मेरी औरतें तो हैं ही इसीलिए पैदा करने के लिए। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ईरान इसको स्वीकार करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय जो ये कर रहे हैं, इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कहा था ना कि समझौता होने वाला है, 15 मिनट में फिर ठोक दिया था। इसी तरह से ये अब बातें कर रहे हैं कि मैंने ये प्रपोजल भेजा, वो प्रपोजल भेजा। लेकिन मेरा अपना मानना है, ट्रंप साहब किसको एड्रेस कर रहे हैं? डोमेस्टिक ऑडियंस को। देखो जी, मैं तो कितना अच्छा, नन्हा सा, प्यारा सा, ईमानदार सा बच्चा हूँ, ये देखिए बदमाश ईरानी मेरी बात नहीं मानते, मैं तो बड़ा रीजनेबल आदमी हूँ, मैंने कितनी चीज़ें कही। तो वो ईरान की ऑडियंस के लिए भी है कि ये मुल्ला तुम्हारे जो लोग हैं ये खून चूस रहे हैं तुम्हारा, और उसकी अपनी ऑडियंस के लिए मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। सो टेक इट फ्रॉम मी, कोई मध्यस्थता कहीं नहीं होगी। मध्यस्थता की बात कर रहे हैं इजिप्ट, जो नफरत करता है ईरान से। बात कर रहे हैं तुर्की, जो नफरत करता है इजराइल से।
और तीसरा है जिहादिस्तान, जिससे सब नफरत करते हैं। तो ये हवा में पतंगे उड़ाओ, वैसे भी बड़ी जल्दी बसंत पंचमी आएगी, तो जितनी पतंगे उड़ानी उड़ाओ, कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ आप मतलब और बताइएगा कि जिस तरह से ट्रंप लगातार अपने बयान बदलते हैं, ट्रंप को अगर आप एनालाइज करेंगे तो ट्रंप हमेशा अपने बयान बदलते रहते हैं, तो ऐसे में अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि बातचीत होगी भी क्या मतलब नहीं होगी, और क्या ट्रंप के जो बयान हैं वो जिस तरह से बदल रहे हैं, क्या उससे बातचीत की जो उम्मीदें हैं वो भी क्या मतलब कहते मतलब धुंधली हो रही हैं? मेरा अपना मानना है कि कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की सेना ने तो खारिज कर दिया। ट्रंप ने जो कहा था कि मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो, दिस इज ऑल टोटल नॉनसेंस। सच्चाई ये है कि ट्रंप साहब, देखिए, लोग कहते हैं कोई नहीं झुकेगा, कोई नहीं रुकेगा, लेकिन थकेंगे दोनों। अमेरिका थक गया है, ट्रंप साहब थक गए हैं। भले ही कहते हैं कि मुझे जंग में बहुत मज़ा आता है, ईरान थक गया है। आफ्टर ऑल कितनी मार खा सकते हो आप, कब तक पिटते रहोगे? ट्रंप साहब ये कहेंगे कि मेरा इरादा ये 3 चीज़ें थी, नो न्यूक्लियर, नो मिसाइल, और फिर जो रेजीम होगी उसमें मैं अपना हस्तक्षेप करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा। ये तीनों मेरे जो लक्ष्य थे, ये हो गए हैं। अब मैं घर जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, जन्मदिन मुबारक हो। और बाकी जिन लोगों को हॉर्मुज़ में कुछ करना है वो आप करिए। इजराइल को वो और हथियार बेचेगा। जो 11-12 खाड़ी के देश हैं, अरब देश, जिनके जहाँ पे अमेरिका के बेसेस हैं, बेसेस बने थे क्योंकि उनको डर लगता था ईरान से, इजराइल से नहीं। उनका दुश्मन ईरान है, शिया ईरान। आप जो मर्जी कह दीजिए, इस्लामिक समुदाय, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, नॉनसेंस। शिया सुन्नी की बनती नहीं है बिल्कुल। तो ये जो 10-12 देश हैं, ये अब अपनी फौज को और मजबूत करेंगे, अमेरिका से हथियार करेंगे। जिहादिस्तान ने तो कुछ अपने एयरफोर्स के पायलट्स वगैरह भी भेज दिए हैं सऊदी अरेबिया उनकी रक्षा करने के लिए। ईरान ठोकेगा। अगर उन जहाज़ों ने हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान का तो बॉर्डर है और ईरान में बलोच लोग रहते हैं जो जिहादिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिहादिस्तान में बलोच रहते हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते। ईरान उनके ज़रिए ठोकेगा पाकिस्तान को। मेरा अपना मानना है, ये जो गधा है खेती मार्शल, इसको चाहिए अब जाके कहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, दिमाग वमाग तेरा कुछ है नहीं। ट्रंप ने क्या तेरे को कह दिया कि मेरा फेवरेट है, तू सोचने लगा कि मैं भगवान बन गया हूँ। नो ट्रूथ एट ऑल। ये जो बात हो रही है, कोई बात नहीं होगी। 4-5 दिन के अंदर आप देखेंगे ट्रंप ऐलान कर देगा कि मैं जीत गया, अब मैं घर जा रहा हूँ। बाकी हॉर्मुज़ में जिसको तकलीफ होती है, अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो तेल किसी देश से लेता ही नहीं, वो तो एक्सपोर्ट करता है। कहेगा भाई तुम लोग करो जो करना है, मैं चला। बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा आपसे मिलके। और खाड़ी के देश कि अब आप अपनी फौज को शक्तिशाली बनाओ और मेरी मदद लो, मेरे हथियार खरीदते जाओ अगले 15 साल तक, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। 1 मिनट कट करिएगा सर। अगर बातचीत का ना माहौल बनता है तो आपके मुताबिक ईरान के वो कौन से ना नेता होंगे हाइपोथेटिकली जो इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं? हाइपोथेटिकली अगेन बातचीत तो हो रही है कि कोई स्पीकर आ जाएगा, कोई ये आ जाएगा, कोई वो आ जाएगा। ये सब हवा में पतंग उड़ाते हैं, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। कौन बातचीत करेगा ट्रंप के साथ? जब ट्रंप ठोकता जा रहा है, इजराइल ठोकता जा रहा है, तो कौन है जो बताएगा अपने लोगों को कि मैं देशद्रोही हूं, मैं बातचीत करने को तैयार हूं? ईरान के लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, तो बड़ा शैतान है, इससे बात नहीं करनी। इन्होंने सोचा था कि वहाँ के लोग बगावत पे उतर आएंगे और मुल्ला रजीम को भगा देंगे, लेकिन मुल्ला रजीम की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं कहते, इस्लामिक, उन्होंने ठोक पीट के इनको मार दिया। कई हज़ार, कहते हैं 70,000, 1 लाख मार दिया। अब लोग शांत हो गए हैं। तो आपने जो किया है ईरान में, लोग कहते हैं उन्होंने ईरान को इकट्ठा कर दिया, ईरानियन लोग नाराज़ हो गए हैं अमेरिका से और अब वो इकट्ठे हो गए हैं मुल्लों के पीछे, वो भी सब गलत है। वो डरते हैं, तभी वो सड़कों पे नहीं उतर रहे। ये नहीं कि मुल्ला से सडनली मोहब्बत हो गई है, उनकी डर है। और फिर अमेरिका जो है, उसने जो करना था कर लिया, खत्म होगी बात। अमेरिका का लक्ष्य क्या है? फॉरएवर वॉर, हमेशा जंग कहीं ना कहीं चलता रहे। ये जंग खत्म होगा, वो क्यूबा पे हमला कर देगा। क्यूबा का जंग खत्म होगा, वो शायद नाइजीरिया में जाके कुछ फुदकेगा, वहाँ पे कुछ होगा, साउथ अफ्रीका में जाके कुछ करेगा, उधर कुछ हो जाएगा, फिर चीन को बोलेगा इसको, ताइवान को, तू जाके पंगा ले, मैं आऊँगा। उसको हमेशा जंग चाहिए। द अमेरिकन्स लव वॉर। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका का हम लोग बदला हुआ रवैया देख रहे हैं कि अमेरिका ने ऑल ऑफ द सडन डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखोगे तो पहले 48 आवर्स का ना अल्टीमेटम दिया, फिर उसके बाद 5 दिन बढ़ा दिया, फिर उसके बाद ये भी कहा कि देखिए मेरी बातचीत चल रही, बहुत बड़ा नेता है, बड़ा अच्छा नेता है। अब इसमें देखिए 2 थ्योरी हैं, आप बताइएगा आप किस थ्योरी को इसमें बाई कर रहे हैं? ईरान ये कह रहा है कि
डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तेल के जो दाम हैं वो कम करने हैं। दूसरा, उन्हें अपनी मार्केट सर्वाइव करनी है। जैसे वीकेंड आएगा वो हमारे ऊपर आप देखिएगा फिर से अटैक करेंगे और वो हमें फिर से मतलब धोखा देंगे। दूसरी एक थ्योरी ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप टाइम बाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो पूरा प्लान बना कर रखा है विद साउदीज एंड विद पाकिस्तान, कि उनका प्लान ये है कि उन्हें बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने हैं और जो इनका खर्ग आइलैंड है जहां पर ईरान का 80-90% सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट होता है, उसके ऊपर कब्जा करना है। आप बताइए, आप इनमें से किस थ्योरी पर इत्तेफाक? थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, मैं ये बताता हूँ, खर्ग आइलैंड को तो कब्जा करेगा ही, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वहाँ की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, वहाँ के ऑयल टर्मिनल्स पे नहीं किया, अपनी फौज उतार देगा वहाँ पर। वो किसी पे भरोसा नहीं करता, जिहादिस्तान पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, तो वो अपने लोगों को उतार के वहाँ पे उसको कब्जा कर लेगा और फिर जो तेल वहाँ से जाएगा वो सब अमेरिका की इजाज़त के साथ जाएगा। ट्रंप साहब ने क्या कहा था कि 30 दिन के लिए ईरानियन ऑयल जो इस समय लोडेड है टैंकर्स में, मैं उसके ऊपर प्रतिबंध हटा रहा हूं, लेकिन एक चीज़ और कही थी कि इसका पैसा ईरान को नहीं जाएगा, पैसा मुझे मिलेगा, जो वेनेजुएला के साथ भी हो रहा है। तो ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि ऑयल को वो कंट्रोल करना चाहता है। वेनेजुएला का ले लिया है, उसके पास अपनी प्रोडक्शन बहुत है। रूस अपना जो कर रहा है करने दो, चीन के पास इतनी प्रोडक्शन तेल की है नहीं, वो तो बहुत बड़ा इंपोर्टर है। अल्टीमेट टारगेट चाइना है, चाइना के ऊपर को मार पड़ेगी। और जो ईरानियंस ने अगर कहा है कि ये हम पे फिर हमला करेगा, 100% ये करेगा। ये मतलब टाइम बाय टेक्निक, टाइम बाइंग की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं डिसेंट इंटरवल। एक किताब थी वियतनाम जंग के बारे में, कंबोडिया के बारे में, कि आप वियतनाम में जंग लड़ रहे हो तो कंबोडिया पे कब हमला करोगे, ये वियतनाम वॉर की बात है। तो उसने कहा आफ्टर अ डिसेंट इंटरवल, तो ये डिसेंट इंटरवल का इंतजार कर रहा है। अच्छा, क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इतने ज़्यादा मतलब उन्होंने मतलब खुद को एक एक तरह से ना नार्सिसिस्ट बना लिया है कि उन्हें पूरी दुनिया में जो वैश्विक समस्याएं हैं या जो पूरी दुनिया उनकी जंग की वजह से झेल रही है, उन्हें किसी दबाव से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस उनके ये जो कदम है उससे जो कहते आधी दुनिया है पूरी कहते मुसीबत के अंदर आ सकती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ट्रंप के अपने शब्द में कह रहा हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर, मेरे मुकाबले का दुनिया में कोई नहीं है। अरे ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और ह्यूमन राइट्स हैं और ये है वो सब गए पानी पूरी खाने के लिए। मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि सबसे ज़्यादा है। उसने शुरू भी कहा था, उसने टर्की के साथ ट्रंप 1 में एक टर्की कुछ ठोक रहा था कुर्दियों को जो उसके दोस्त थे, तो ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था कि देख टर्की बाज आ जा, नहीं तो अगर मैंने अपनी सुपीरियर इन्फिनिट जजमेंट में फैसला किया कि तू बदमाश है, मैं तेरा को भस्म कर दूंगा। जो व्यक्ति कहता है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है, वो किसी की नहीं सुनेगा। डोनाल्ड ट्रंप आपको लगता है कि कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं ईरान के खिलाफ जिससे पूरी दुनिया मुसीबत में आ जाए? नहीं, जो अभी करने से ज़्यादा नहीं करेगा, पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियर अटैक इजराइल करेगा अगर इजराइल को लगे कि अब मेरा अपना जो सर्वाइवल है वो एट स्टेक है, फिर वो ठोकेगा। आपसे ना आखिरी सवाल, कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था, डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि ईरान के साथ बातचीत क्या चल रही है, क्या अब तक संभावनाएं आगे बढ़ी, डोनाल्ड ट्रंप सेड कि मुझे वहाँ के एक बहुत बड़े लीडर ने एक बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है। मैं आपको ना ये नहीं बताऊंगा कि वो गिफ्ट क्या था, लेकिन वो ऑयल गैस से रिलेटेड था और बड़ा महंगा गिफ्ट था। इस बात का क्या संकेत आप देखते हैं? इस बात का संकेत यह है कि जिससे भी वो बात अगर कर रहा है, उसने कहा जी मेरे को यहाँ का आप शहंशाह बना दो और फिर सारा मेरा तेल आपका, ये गिफ्ट है। रेजीम मैनेजमेंट, वहाँ पे नई सरकार अगर आ जाएगी, मुल्ले गए वहाँ पर, खमैनी तो वैसे भी उसका बेटा जो है मुश्तबा, वो कोमा में है, वो कुछ नहीं कर पाता, तभी तो उसका मुंह नहीं कोई खोलता है, तो आप उसके कोई वीडियो नहीं देखते, तो पुरानी लोग उसकी तरफ से करते हैं। मेरा अपना मानना है कि उसने सिलेक्ट कर लिया है ट्रंप ने कि भाई इजराइल के साथ मिलकर यार इसको बिठा दो यहाँ गद्दी पे और फिर बाकी सब कुछ हमें मिल जाएगा। एक बस आपसे ना आखिरी सवाल इसी के ऊपर, क्या कुछ ऐसी व्यवस्था चल रही है ईरान में कि कोई इनका ही बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, वो अमेरिका के साथ टच में है बिना जो वहाँ की IIGC और इन्हें बताए, जिस वजह से, क्योंकि देखिए ईरान लगातार ये कह रहा है कि भाई जो अमेरिका कर रहा है वो खाली ब्लफ दे रहा है, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो हाँ। वेनेजुएला में क्या हुआ था, सबसे ज़्यादा शोर मचाती थी वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट, जब उन्होंने हमला किया, ये गलत है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, चुपचाप से प्रेसिडेंट बन के बैठ गई। राजों का राजा रुपया, सबसे बड़ा रुपया खरीद लिया। और यहाँ पर शायद स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है, जो मेरे को बताया गया है, वो
ऊपर से जरूर कहेंगे मैं ये कर दूंगा वो कर, ताकि वो अपने लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन प्राइवेटली देखो बेटा, चाणक्य की नीति में भी ये स्पष्ट किया गया है कि जो आपका वहां पे दलाल है, जो आपका स्पाई है, उसको बोलो सबसे ज्यादा शोर मचाएगा। अगर किसी हुकूमत को आप बदलना चाहते हो, किसी देश को पे कब्जा करना चाहते हो, सबसे ज्यादा जो आपको जानकारी दे रहा है वो शोर मचाएगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चुपचाप से आपको जानकारी देगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कैमरा की तरफ देख के, हमेशा याद रखिए किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। धन्यवाद। तो ये भी आपने सुना दीपक बोरा जी को कि किस तरह से अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में जो पूरी जंग चल रही है, इसमें उन्होंने बड़े आसान भाषा में आपको ना समझाया कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जो इस पूरी जंग को ना ड्राइव करे, और किस तरह से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति के जो बयान आ रहे हैं, या जो ईरान की तरफ से जो बयान आ रहा है, या जो ये जो पूरा 15 प्लान दिया जा रहा है, या जो 4 पॉइंट्स ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके क्या समीकरण है और किस तरह से अभी फिलहाल आसार यही लग रहा है कि जंग आने वाले दिनों में और लंबे तरीके से चल सकती है। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।